नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और साथ ही भारत के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली की दुष्यंत विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल घर पे होंगे और बहुत ही अच्छे हर्षोल्लास के साथ में ये त्यौहार मनाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि उसके जस्ट बाद में 2-3 बाद में या 3 दिन बाद में हमारा विद्यालय शायद खुलने जा रहा है राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, और हम बिल्कुल रूबरू होकर एक लंबे समय बाद में अध्ययन करने का कार्य करेंगे। ओके बच्चों, तो जैसे कि हम लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे, केंद्र सरकार पढ़ रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने राज्यसभा की जो बेसिक जानकारी थी वो हमने देखा। आज इस वीडियो में हम राज्यसभा के जो कार्य हैं वो देखेंगे कि राज्यसभा क्या क्या कार्य करती है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन। अंग कितने होते हैं? 3। ये जो 2 सदन है, ये 2 सदन जो केंद्र सूची और संवर्ती सूची के जो विषय हैं उनमें वर्णित विषयों पर कानून बनाने का कार्य करती है। तो इनके जो भी कार्य हैं उनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु है आपका विधायी शक्तियां। विधायी शब्द बना है विधि से, और यहां विधि का मतलब होता है कानून। ठीक है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था संविधान द्वारा निर्मित कानून के अनुसार ही चलती है। तो हम पूर्व में भी समझ चुके हैं कि भारत संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाता है और इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है और शक्तियों को बांट दिया गया है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है संवर्ती सूची। संघ सूची और संवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद को होता है। किसको होता है? संसद को। ठीक है, तो पहला ही टॉपिक है विधायी शक्तियों का निर्माण। जैसे कि मैंने आपको जब लोकसभा पढ़ाया था तब भी मैंने समझाया था, वंस अगेन इसको समझने का प्रयास करते हैं कि संघ सूची और संवर्ती सूची में वर्णित विषयों में से विधायी जो भी शक्तियां हैं वो संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, सिर्फ एक शक्ति को छोड़कर। और वो शक्ति कौन सी है? वित्त शक्ति। क्योंकि वित्त निर्माण में ज़्यादा जो अधिकार होता है वो लोकसभा को होता है। इसमें राज्यसभा लगभग गौण होती है, राज्यसभा को कोई पावर नहीं होता है। इस वित्त विधेयक के अलावा जितने भी विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में पारित किए जा सकते हैं। रूल्स क्या कहता है कि संसद के सदन कितने हो गए? 2। वित्त विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक है संसद के किसी भी सदन में पारित हो गया। अपन मान के चलते हैं, इमेजिन करते हैं कि पहले जो सदन में पारित हुआ वो लोकसभा है। लोकसभा के बाद में पारित होने के बाद में कहाँ जाएगा? राज्यसभा के पास में। ठीक है बच्चों, किसके पास में जाएगा? राज्यसभा के पास में। अब देखो 3 प्रकार के इसमें जो कानून होते हैं, लोकसभा के पास में पारित हो गया, फिर राज्यसभा के पास में पारित हो गया। राज्यसभा को ये पावर होता है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को वो बिना अनुमति दिए वापस रिटर्न कर सकती है, अर्थात अपने सुझाव देके। लोकसभा बिना किसी सुझाव को माने हुए अगर राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा उसे खारिज कर सकती है, ऐसा उसके पास में अधिकार है। तो संघ सूची और संवर्ती सूची में वर्णित जितने भी विषय हैं वित्त विधेयक को छोड़कर दोनों ही सदन के द्वारा उसे अनुमति या स्वीकार्य
मिलना जरूरी होता है, ऐसा हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। तो समझ में आ गया कि संघ सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो लोकसभा के साथ साथ में राज्यसभा को भी होता है। नंबर 2 देखिए, संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति 1950 में हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। अब चल रही है 2020, तो इसके बीच में अंतर कितना हुआ? 70 साल। अर्थात 70 साल पहले जो परिस्थितियां थी उसी के अकॉर्डिंग भारत का संविधान बनाया गया। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तो परिस्थितियां बदलती जाती है, और इस बदलती हुई परिस्थिति में 1950 में निर्मित जो संविधान है उसमें बदलाव करना अनिवार्य होता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए संविधान संशोधन करने का जो अधिकार होता है, जो शक्ति होती है, वो संसद को होती है। संविधान में संशोधन करने का जो कार्य होता है वो संसद के दोनों सदन ही करते हैं। राज्य विधानमंडल को इसमें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है, सिर्फ एक परिस्थिति को छोड़कर। और वो परिस्थिति कौन सी है वो देखिए कि संविधान में संशोधन जो होते हैं वो सामान्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। कैसे? क्योंकि अनुच्छेद इसमें मोटे तौर पर 3 प्रकार के ले सकते हैं। पहला, एक तो सामान्य संशोधन आपको करना है। सामान्य संशोधन अगर करना है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक साधारण बहुमत के द्वारा इसे आप पारित करके संशोधन कर सकते हैं। दूसरी परिस्थिति कब आती है? कुछ ऐसे अनुच्छेद भी होते हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा, 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, इनके द्वारा 2/3 बहुमत से अलग अलग बहुमत के द्वारा पारित करना अनिवार्य होता है। अलग अलग कैसे? कि हमें कुछ अनुच्छेदों में अगर संशोधन करना है तो पहले उसे लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है। समझ में आ गया? लोकसभा में पारित हो गया, फिर प्रोसेस क्या कहता है कि जो दूसरा सदन है राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से इसे पारित करना अनिवार्य होता है। अगर लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो गया और राज्यसभा उसे खारिज कर रही है तो ऐसी परिस्थिति में जो संशोधन किया जा रहा है वो संसद मान्य नहीं होता है और वो ज्यों का त्यों बना रहता है। केवल कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा भी उसे पारित होना अनिवार्य माना जाता है। क्या समझे? कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग बैठक में 2/3 बहुमत से उसे पारित होना अनिवार्य होने के साथ साथ में आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा भी उसे पारित होना अनिवार्य होता है। तभी जाके इस प्रकार के अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। ऐसा स्पष्ट उल्लेख है किसमें? भारतीय संविधान में। तो इस प्रकार से राज्यसभा भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो भी रखती है, और लोकसभा के द्वारा जो पारित विधेयक होता है वो जब तक राज्यसभा में पारित नहीं होता है तब तक उसको क्लियर नहीं माना जाता है। अगला बिंदु हमारा वित्तीय शक्तियां।
यहां वित्त का मतलब होता है धन। जैसे कि लोकसभा जब आपको पढ़ाया था तब आपको समझाया था कि वित्त विधेयक के संबंध में ज़्यादा जो अधिकार होता है वो लोकसभा को होता है, राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं होता। राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है कि किसी वित्त विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को राज्यसभा अपने पास में 14 दिन तक पेंडिंग रख सकती है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। अगर लोकसभा बिना किसी संशोधन के इसे राज्यसभा को वापस भेज देता है तो राज्यसभा को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि लोकसभा द्वारा निर्मित कानून को वो खारिज कर सके। अर्थात उसे लोकसभा द्वारा निर्मित कानून को जो वित्त विधेयक है उसे अनुमति देनी ही होती है। ओके बच्चों, इसके बाद में अगला बिंदु है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। निर्वाचन संबंधी शक्तियां, तो देखें जो संसद के दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, वो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के निर्वाचक मंडल के रूप में शामिल होते हैं। अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है या उसका निर्वाचन किया जाता है। ये इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 54 के अनुसार। अनुच्छेद 66 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के जो दो सदन होते हैं, कौन सा? राज्यसभा और लोकसभा, इसके सभी सदस्य मिलकर करते हैं। इसमें से कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल निर्वाचित सदस्य ही करेंगे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं वो अनुच्छेद 66 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। जबकि अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ में विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। तो इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। अगला जो बिंदु है वो है हमारा अन्य शक्तियां, कि इस निर्वाचन संबंधी शक्ति के बाद में अगला जो बिंदु है वो है अन्य शक्तियां। और अन्य शक्तियां कौन सी हैं? अन्य शक्तियां, अन्य शक्तियों में देखिए महाभियोग। अब देखो हमने अनुच्छेद 54 और 66 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चयन कर दिया। किसने कर दिया? संसद के दोनों सदनों ने। तो इन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा न्यायाधीशों को उनके पद से विमुक्त करने का जो अधिकार भी होता है वो इन संसद के दो सदनों द्वारा, कौन से सदन? लोकसभा और राज्यसभा को अधिकार प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, भारत का राष्ट्रपति यदि भारतीय संविधान का पालन न करते हुए अपना कार्य कर रहा है या संविधान का अतिक्रमण कर रहा है
तो ऐसी परिस्थिति में संसद के किसी भी सदन में, ध्यान से सुनना, संसद के किसी भी सदन में इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। शर्त यह है कि संसद के एक सदन में पारित होने के बाद में, वो भी कितने बहुमत के द्वारा, संसद के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। संसद के किसी भी सदन के पारित होने के बाद में दूसरे सदन से भी उसे 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है। अगर संसद के दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है। क्लियर? बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति की। तो देखो, राष्ट्रपति में ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। शर्त यह है कि मैक्सिमम 14 दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन पहले उसे इसके बारे में सूचना देना होता है। किसको? जिसके खिलाफ हम महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। 14 दिन के बाद में अपने को जो भी महाभियोग प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है वो अपने को पूरी करनी होती है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, परंतु उपराष्ट्रपति के मामले में बाउंडेशन है। और वो क्या बाउंडेशन है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर आप महाभियोग ला रहे हो तो पहली शर्त तो यह है कि आपको 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना है। उनको, किनको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, आपने दे दी। दूसरी बाउंडेशन यह है कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव आएगा वो राज्यसभा में आएगा। प्रश्न बनता है क्यों? राष्ट्रपति में तो नहीं आ रहा है, उपराष्ट्रपति में क्यों आ रहा है? तो आपका जवाब होगा क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और पदेन सभापति होने के कारण ही इनके खिलाफ अगर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है तो वो पहले राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से उसे पारित होना अनिवार्य माना जाता है। इज दैट क्लियर? 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पारित हो गया। इसके बाद में अगला प्रोसेस क्या कहता है कि उसे लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य माना जाता है। अर्थात राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को लोकसभा में भी 2/3 बहुमत के द्वारा उसे पारित होना अनिवार्य होता है। इस परिस्थिति में ही उपराष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। यही बात आपके न्यायाधीशों की भी है कि एक बार न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के बाद में इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा ही आप इनको हटा सकते हैं। क्लियर? इसी का दूसरा बिंदु है आपातकाल। अन्य शक्तियों में जो अगला बिंदु है वो है आपातकाल। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पे भारतीय संसद के अनुसार 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। पहला, अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356 और तीसरा अनुच्छेद 360। ठीक है, ये अनुच्छेद के अनुसार भारत में आपातकाल की व्यवस्था होती है। ध्यान दीजिए, आपातकाल लगाने की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश के आधार पर? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर भारत का राष्ट्रपति 52, 56, 60 के अनुसार देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्लियर? परंतु एक बार में कितने समय के लिए कर सकता है? 6 माह के लिए, मैक्सिमम एक बार में 6 महीने के लिए कर सकता है। अब मान लीजिए कि इन 6 महीने में जो स्थिति है वो सामान्य नहीं हुई है और अभी भी देश में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की मांग हो रही है कि नहीं, अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है, अभी भी आपातकाल की व्यवस्था होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए।
तो अगर इस 6 महीने की अवधि से आगे आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो भैया संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसके लिए अनुमति लेनी आवश्यक होती है। किसके अनुसार? भारतीय संविधान के अनुसार। सरल शब्दों में इसको समझें कि एक बार में राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर 6 महीने के लिए आपातकाल लगा सकता है। इस 6 महीने में स्थिति सामान्य नहीं होती है, आगे भी इसको अगर बढ़ाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा इस आपातकाल बढ़ाने की अनुमति लेना आवश्यक होता है। अतः इस प्रकार से आपातकाल की जो अवधि है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो कार्य आपने पढ़े वो राज्यसभा के कार्य थे। अब प्रश्न कई बार ये बनता है कि प्रश्न की भाषा को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। कई बार आपको लोकसभा के कार्य न पूछकर, राज्यसभा के कार्य न पूछकर संसद के कार्य पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जहाँ संसद नाम आ जाता है तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखना है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ये 2 तो क्या है इसके? सदन। और ये तीनों क्या है इसके? अंग। ठीक है। तो अगर लोकसभा के जो कार्य हैं, जो कार्य राज्यसभा के हैं, वही कार्य आपके संसद के कार्य हैं। इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कार्य हमने लोकसभा के पढ़े, जो राज्यसभा के पढ़े, वही कार्य आपके किसके हैं? संसद के, क्योंकि ये इसके सदन हैं दोनों। क्लियर? इस प्रकार से हमारा जो विधायिका की जो 2 बिंदु थे, प्रारंभिक लोकसभा और राज्यसभा, वो आज कंप्लीट होता है। तीसरा बिंदु जो है राष्ट्रपति, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।